हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? और पिछला लेक्चर अटेंड कर लिया था, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज डन, चलिए सुपर्ब। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज की, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यू में 2011 का सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। यह बोल रहा है डिफाइन एलिमेंट्री स्टेप इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एलिमेंट्री स्टेप क्या होती है या एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? बेटा वो केमिकल रिएक्शन जो हमेशा सिंगल स्टेप में होती है। ऑल द सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर वो सिंगल स्टेप जिसमें केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री स्टेप। नोट कर लो, कोई परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत? चलिए ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब 2013 का ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। टेक्निकली तो बकवास है, कोई खास क्वेश्चन इसके अंदर दिख नहीं रहा है मेरे को। रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट इन केमिस्ट्री, द स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। इट इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ईदर द कॉन्सेंट्रेशन of a product that is formed in a unit of time or the concentration of reactant that is consumed in a unit of time। ये आपको टेक्निकली एक पैराग्राफ दे रखा है जो आप पढ़ सकते हो। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन के टर्म्स में आपको केमिकल रिएक्शन का रेट बताना है। खैर आपको कुछ नहीं करना है, इसकी रेट इक्वेशन बनानी है जो कि बनेगी माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू माइनस डी। लेकिन यहां पर क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो माइनस के बाद आएगा 1/3, फिर आएगा डी H2 बाय dt, फिर आएगा इज इक्वल टू, देन यहां पर प्लस का साइन आएगा। सर इन दोनों में माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की मात्रा विद टाइम कम हो जाती है और प्रोडक्ट के आगे मैं प्लस लगाऊंगा, यानी अमोनिया बन रहा है, रिएक्शन के अंदर अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसके आगे प्लस लगाएंगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। प्लस 1/2 किया क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो dNH3/dt बस। तो बस अब आपका ये बन गई कंडीशन, हो गया आपका रिएक्शन का हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट 2022 यानी कि टेक्निकली इस साल जो बोर्ड्स हुई थी उसका क्वेश्चन है ये। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस बताना है आपको। यहां पर ऑर्डर में और मॉलिक्यूलैरिटी में आपको डिफरेंस बताना है। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द सम ऑफ पावर, इट इज द सम ऑफ पावर रेज्ड टू द concentration of reactants, raised to the concentration of reactant। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है, k इज इक्वल टू a की पावर में x और b की पावर में y। सो इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। वहीं पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज द number of molecules that are colliding in a reaction। एक रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वो होती है मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। तीसरा पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो आपको याद रखना चाहिए, इट मे बी नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी नेगेटिव लेकिन इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। चौथा, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एंड ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी can never be 0 और it can never be in fraction। ठीक है, बस ये आपका डिफरेंस हो गया। दिस इज योर डिफरेंस। देख लो इसको अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार आप सोच लो, पूछना हो तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज पूछना भी क्या है, सब आता ही है तुमको। केमिकल काइनेटिक्स के इजीएस्ट क्वेश्चन लगे मुझे
इनफैक्ट सॉल्यूशन के चैप्टर के क्वेश्चन भी कई बार लेंथी हो जाते हैं, ये तो डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है इन द गिवन रिएक्शन ए के साथ में 3b रिएक्ट करके C बना रहा है, सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो क्या करें, एक काम करें, पहले ऐसा लिख दे, केमिकल रिएक्शन का जो रेट है इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू माइनस dA बाई dt, पहले आप ये इक्वेशन बना लो, विच इज इक्वल टू -1/3 dB बाई dt, विच इज इक्वल टू +1/2 dC बाय dt। अब यहां पर आपको ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दे रखा है, यानी आपको इसकी वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम एक काम करते हैं, ये बीच के दोनों गायब कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ ही इक्वल है, क्योंकि सब कुछ ही इक्वल है, तो हम लिख देते हैं रेट इज इक्वल टू +1/2 और यहां पर आपके डीसी की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। 2 से इसको काट दो तो हो जाएगा 1.25। सो देयरफॉर आपकी जो वैल्यू आ गई वो हो गई 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। हो गया, लल्लू चप्पू क्वेश्चन था सर, ये तो मजाक नहीं हो गया। अब ये बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, यानी अब आपको इस बी को बताना है कि कितने रेट से डिसअपियर हो रहा है। इसके लिए आपके पास में डीसी का रेट तो दे ही रखा है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप यहां पर लिखेंगे -1/3, हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर रहे हैं, -1/3 dB बाय dt इज इक्वल टू +1/2 dC बाय dt। 3 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका -dB बाय dt इज इक्वल टू +3/2 मल्टीप्लाई बाय डीसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब क्या करेंगे सर, इसको इससे पहले काट होते हो जाएगा 1.25। अब 1.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -dB बाई dt का एक काम करो, माइनस इधर शिफ्ट कर दो तो आपको वैल्यू आ जाएगी माइनस में। 5 3 15, 1 कैरी 3 2 6 7 3 3.75 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर। लल्लू एंड द चप्पू क्वेश्चन डन। चलिए अगले क्वेश्चन से 2020 में आया था ये, 2020 कोविड ईयर में, मतलब कोविड आने के पहले, मतलब आप ये सोचो कि कोविड वाले ईयर में, यानी जब 2021 में बोर्ड्स हुई थी कोविड बैच की, तब क्वेश्चंस लोगों को लगता था इजी आए, लेकिन ये तो 2020 है, प्री कोविड सेशन का है, तो ये क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली इजी लग रहा था, पर उस समय भी कोविड की वजह से ये पेपर थोड़ा सा डिले हो गया था। कोई बात नहीं, चलता है। फॉर द रिएक्शन ये आपको दे रखी है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज गिवन, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग सब जानते ही हैं दैट रेट इज इक्वल टू -1/2 dN2O5 बाय dt इज इक्वल टू +1/4 dNO2 बाय dt। अब आप एक काम करो, इस 2 को यहां शिफ्ट कर दो तो आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 पता चल जाएगा, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। पिछले क्वेश्चन में भी वैल्यू नेगेटिव इसलिए आई, इट शोज कि इतनी स्पीड से रिड्यूस हो रहा है, इतने मोल्स पर लीटर 1 सेकेंड में रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर NO2 की वैल्यू आपको दे रखी है, हमने 2 ऊपर पहुंचा दी तो ये हो गया 2/4 मल्टीप्लाई बाय dNO2 बाय dt की वैल्यू है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3। यहां पर देखो कैपिटल M दे रखा है, कैपिटल M कुछ नहीं मोलारिटी दे रखी है, और मोलारिटी की यूनिट मोल्स पर लीटर होती है, तो ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया 1.4 टाइम्स, और यहां का माइनस अब मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं तो इट बिकम्स 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। डन। क्या यह क्वेश्चन एकदम लद्द लल्लू चद पपपू है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भाई साहब, इसी साल का क्वेश्चन आ गया, इस साल 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, पहले अभी मॉलिक्यूलरिटी और उसका डिफरेंस आया था 2022 में, अब देखो फिर आ गया।
अब ये बोल रहा है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स ओके फॉर 50% ऑफ कंप्लीशन। भाई अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है मतलब वो अपनी हाफ लाइफ में पहुंच रही है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। फिर ये पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ द कंप्लीशन। अब रिएक्शन का 50% 20 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्शन 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की जरूरत है, रेट लॉ कांस्टेंट की। तो मैं पहले इस हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से मेरा रेट लॉ कांस्टेंट निकाल लेता हूं। जरा इसको कैलकुलेट करना, मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है। मेरे ख्याल से आएगी 0.035। मेरा आंसर 0.035 आया था पर मिनट। ये आपके के की वैल्यू निकल गई। अब मान लो ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। शुरुआत में ये 100% था, ये 0% है जब टाइम 0 था। जब टाइम 20 मिनट हो गया तब ये रिड्यूस होकर 50% रह गया और ये डेफिनेटली 50% बन गया होगा। अब हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा जब ये 90% कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्टेंट केवल 10% बचेगा। तो यहां पर जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्टेंट की मात्रा कितनी होगी। इमेजिन करो जब टाइम की शुरुआत थी तो रिएक्टेंट 100 ग्राम था। जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट 50 ग्राम बचा और जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्टेंट बचेगा 10 ग्राम। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि जब रिएक्शन हमारी 90% कंप्लीट हो जाएगी तो द अंडर ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, this means the final concentration of reactant is equal to A naught minus 90 A naught। अब इनिशियल में इसकी मात्रा 100 थी तो इट कम्स आउट टू बी 10 A naught, 10 ग्राम बचेगा फाइनली। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे K इज इक्वल टू 0.303 बाय टी लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया और ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब यहां पर मैं टी इधर ले जाता हूं क्योंकि मुझे 90% कंप्लीशन पे टाइम निकालना है। ये हो जाएगा 2.303। के की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल चुके हैं 0.035 लॉग बेस 10। ए क्या है? मैंने माना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है और मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10 ए नॉट। ए नॉट कट गया, ये हो गया 0.1, ये क्या हो गया 0.1। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। फाइनली इसको सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ रही है? अच्छा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें 100 ग्राम्स लेना था तो यहां पर हमें 100 ए नॉट लेना पड़ेगा तो ये 10 इसको काट देगा। यहां पे एक काम करो, आप इतना झंझट पालो ही मत। आप तो ये देखो जो मैंने पहले आपको बताया था भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने माना 100 ग्राम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई तो बचा कितना? 10 ग्राम। तो ये कट गया, 10 बच गया। लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2.303 डिवाइडेड बाय 0.035 लॉग बेस 10 की वैल्यू हो गई 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 65.8 मिनट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर? ये इतना करने की जरूरत नहीं है। आप तो क्या करो, सिंपल इनिशियल मानो 100 और देख लो कि रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट बोल रहा है, बस उतना उसमें से माइनस कर दो तो आपको फाइनल की वैल्यू मिल जाया करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख के तो मैं वर्बली भी सॉल्व कर सकता हूं, हम केवल इसकी रीडिंग्स देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं आपको पहले इसकी रीडिंग्स देख के सॉल्व करना बताता हूं। एक रिएक्शन हो रही है, जब इन्होंने रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करा, रिएक्टेंट बी का
इतने से इतना हो गया, यानी 0.96 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 6 24, 2 कैरी, 4 9 30, यानी कि ये 4 टाइम्स बढ़ गया। यानी डेफिनेटली जब आप ए की मात्रा को डबल कर रहे हो तो रेट की मात्रा 4 टाइम्स बढ़ रही है, यानी डेफिनेटली ए की पावर में 2 होगा। आ गया बात समझ में? हाँ सर आ गया। अच्छा उसके अलावा सर अब आप देखो, अब आप इसको भूल जाओ। अब आप देखो जब आप ए की मात्रा कांस्टेंट रख के बी की मात्रा डबल कर रहे हो तो रेट की मात्रा डबल हो रही है। अब ऐसा हो रहा है मतलब डेफिनेटली कि बी की पावर में 1 होगा। भाई अगर आपके ए की पावर में 2 है तो जब आप ए की वैल्यू 1 रखोगे और इसकी पावर में 2, यानी रेट इज इक्वल टू आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन की पावर में 2। अब अगर मान लो आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है और अगर मैंने उसका स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू आएगी 1। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ए की मात्रा डबल कर दी लेकिन उसकी पावर में तो 2 है, तो अभी हो गया 4। तो देखो आपका रेट बढ़ गया ना 4 टाइम्स ये वाले केस में। अब बी वाले केस में क्या किया हमने बी की पावर 1 कर दी। तो जब बी की पावर 1 रहेगी तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 1 रहेगा, लेकिन जब हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा डबल कर देंगे तो क्योंकि इसकी पावर में 1 है रेट भी 2 टाइम ही बढ़ेगा। तो ये रीडिंग्स देखकर ही मुझे पता लग गया कि ए की पावर में बी है। मुझे रीडिंग्स देखकर ही पता लग गया कि ए की पावर में 2 है, आई एम सॉरी, एंड बी की पावर में 1 है। इससे मुझे कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट मुझे पता चल गया। What is the order of the reaction? Order of reaction is the 3 order reaction. जब आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का एक जनरल फॉर्मूला था मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड, क्योंकि यहां पर आपका n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आपकी रिएक्शन एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं लिखूंगा मोल 1 माइनस 3 बिकम माइनस 2, लीटर 3 माइनस 1 विल बिकम 2 एंड इट विल बिकम पर सेकेंड। मैंने यूनिट भी निकाल दी। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, सो के आपसे क्या पूछ रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब यहां पर आप लोग रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों? तो यहां पर मैं रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? देखो रेट इज इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूं फॉर्मूला, मैं लिखता हूं फॉर्मूला रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 1, यही आपका रेट लॉ कांस्टेंट है, यही फॉर्मूला है। अब आप यहां से एक काम करो, किसी भी इक्वेशन को देख लो। चलो मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। इक्वेशन 1 में रेट कितना है 0.096 डिवाइडेड बाय, मैं ए को इधर ले आता हूं इसके नीचे डिवीजन में, ए क्या है 0.03 और सॉरी 0.30 और इसकी पावर में 2, और बी को भी नीचे ले जाऊंगा, बी क्या है 0.30 इज इक्वल टू के, क्या वैल्यू आएगी देखो 0.096 डिवाइडेड बाय 0.30 0.30 0.30। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कुछ आनी चाहिए 3.55 के आसपास, 3.55 के आसपास आएगी। यूनिट आएगी मोल की पावर में -2 लीटर की पावर में 2 पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अभी आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड आपको फिर रेट निकालना है और आपको यहां पर के की वैल्यू तो मिल गई है 3.55 मल्टीप्लाई बाय व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज 0.02। तो ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं 0.02 की पावर में 2 और 0.02 की पावर में 1। तो बस अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 3.55 इंटू 0.02 तो 2.84 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल्स की पावर में -2 लीटर पर सेकेंड। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी केवल 2 रीडिंग देखकर ही मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, एक बार जरा ये पूरा लिख लो, फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिसकी मदद से आप कैलकुलेटिव तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर स्टेप के नंबर्स होते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको इसको भी निकालना बता देता हूं
यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी रेट 1 अपॉन रेट 2 इज इक्वल टू के एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में एक्स बी की पावर में वाई डिवाइडेड बाय के ए की पावर में एक्स बी की पावर में वाई। के और के काट दो। अब आप इक्वेशन 1 से रेट ले लो 0.096, इक्वेशन बी या इक्वेशन 2 से रेट ले लो 0.384 इज इक्वल टू ए की वैल्यू ले लो 0.30 की पावर में एक्स डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू ले लो 0.60 की पावर में एक्स, और यहां पर आप बी ले लो 0.30 की पावर में y 0.30 की पावर में y। ये और ये तो पूरा कट गया, ये इससे 4 टाइम्स कट गया तो ये हो गया 1/4, ये और ये भी कट गया तो ये हो गया 1 की पावर में x और ये भी हो गया 1 की पावर में x, सॉरी ये इससे 2 टाइम्स कट गया तो ये हो गया 1/2 तो ये हो गया 2 की पावर में x। तो अब आप देखो ये और ये तो खत्म कर दो। अब ये देखो यहां पर 4 है और यहां पर है 2 की पावर में x। अब जब आप यहां पर x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, सो देयरफॉर x की वैल्यू 2 हो गई। समझे? x की वैल्यू 2 निकाल ली आप लोगों ने। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर आपके x की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, आप वापस से अब यहां पर आप रेट 2/3 ले लेंगे। आप रेट, चलो अब एक काम करो, रेट 1/3 ले लो, रेट 1/3, रेट 1/3, रेट 1/3 ये वाला आपको यूज करना है। तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन 3, कॉन्सेंट्रेशन 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन 3, रेट 1 बाय रेट 3। तो रेट 1 क्या है 0.096, कॉन्सेंट्रेशन भी आएगा, अब यहां पर अपना हो जाएगा 0.30 की पावर में x, 0.30 की पावर में x, और यहां पर क्या हो जाएगा 0.30 की पावर में y, और ये हो जाएगा 0.60 की पावर में y। तो अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये भी कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 की पावर में y एंड 2 की पावर में y। 1 1 तो खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर में y। अब y की वैल्यू 1 रखूंगा तभी तो 2 और 2 बराबर होंगे, तो ये x और y की वैल्यू ऐसे भी निकल सकती है। तो ये हमारा रेट बिल्कुल पहले की तरह सही निकल कर आया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत बार, 1000 बार, लाखों बार पूछे जा चुके हैं हम लोगों से। चलो गाइस, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, और ये पुराने टाइम का है, 14 और 11 के टाइम का है, बट ठीक है, हमको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज नथिंग बट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant, change in concentration of reactant or product with respect to time, with respect to time at a specific temperature। यानी यहां पर हम लोगों को टेम्परेचर को स्पेसिफिक करना होता है। मतलब अगर यहां पर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, मतलब अगर मैं मैगी बना रहा हूं तो मैगी बनाने के लिए ऐसा नहीं कि मैंने पानी को उबालना चालू करा तो पहले ठंडे पानी में मैगी डाल दी, फिर टेम्परेचर बढ़ के 50 डिग्री हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 100 हुआ। ऐसा नहीं करना है, पानी पहले 100 डिग्री पर आ जाए फिर उसमें मैगी डाल के उसको पकाओ। तो कितनी जल्दी कच्ची मैगी पक्की मैगी में कन्वर्ट होगी, तो पक्की मैगी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है, कच्ची मैगी का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम हो रहा है, वो आपको स्पेसिफिक रेट बताता है। दैट इज द स्पेसिफिक रेट ऑफ अ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हमें इसके अंदर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जैसे आपके पास में एक रेट इक्वेशन है, R इज इक्वल टू के ए की पावर में x बी की पावर में y। तो केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा,
x प्लस वाई। ये दोनों वैल्यूज क्या हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देख के निकाल सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा की जरूरत है। एक्सपेरिमेंटल डेटा कैसा आएगा? ये जो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि आपको यहां पर एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लैटिनम की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है, और इस केमिकल रिएक्शन का रेट के है। गाइज, रेट के का मतलब यहां पर क्या हुआ? अगर मैं इसकी रेट इक्वेशन लिखूं तो रेट मस्ट बी इक्वल टू के, और यहां पर एक्टिव मास ऑफ अमोनिया आना चाहिए। ये रिएक्टेंट हम लोग लिखते हैं ना रेट लॉ इक्वेशन में। अब यहां पर मैंने इसकी पावर में 2 इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये तो केमिकल रिएक्शन को देखकर आ जाएगी वैल्यू, हमें ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल चाहिए। अब यहां पर ये बोल रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन का रेट केवल के है, मतलब कि इसका मतलब यह है कि NH3 की पावर में 0 होगा, तभी NH3 यहां से खत्म हो गया, तो यहां पर केवल बचा रेट इज इक्वल टू के, वरना रेट के साथ में जरूर कोई ना कोई वैल्यू आती, भले ही तुम्हारे इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.20 मोल्स पर लीटर होता और अगर उसकी पावर में 1 होता तो रेट 0.20 के होता, यानी रेट केवल के बराबर है, यानी रेट लॉ कांस्टेंट के बराबर, यानी रेट इज कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट होने का मतलब है कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। और ऐसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? ऐसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा 0 ऑर्डर होता है। सो देयरफॉर आपकी जो केमिकल रिएक्शन है ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? क्लियरली विजिबल है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी 2। क्यों? क्योंकि भले ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल कोलॉइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 2। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो गाइस, यूनिट निकालने के लिए आपको मैंने 1000 बार बोला है, एक जनरल फॉर्मूला याद कर लो, मोल्स 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड, और यहां पर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट क्योंकि यहां पर आपके n की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यहां पर n की जगह लगा दो 0, तो ये हो जाएगा मोल, मोल की पावर में 1 ना लिखो तो भी चलेगा, इट इज अंडरस्टूड। लीटर 0 - 1 यानी कि -1, और सेकेंड तो -1 है, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है? रिएक्शन चल रही है अल्कलाइन मीडियम में आयोडीन की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको दे रखा है। ये वाली स्टेप स्लो प्रोसेस है, ये वाली स्टेप फास्ट प्रोसेस है। अब इसके अंदर पूछ रहा है राइट द रेट लॉ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आप लोगों को रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है। हाउ विल यू राइट द रेट लॉ इक्वेशन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? जरा एक बार सोच समझ के बताना। सो आप यहां पर देख रहे हो कि जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है, मतलब यही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। भाई हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी इस तरीके की रिएक्शंस होती हैं जो कि एलिमेंट्री नहीं होती है, जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, उसके अंदर एक स्टेप स्लो होती है और जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। सो देयरफॉर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वही इसका रेट लॉ इक्वेशन भी बनाकर देगी। सो इसका रेट लॉ इक्वेशन बन जाएगा रेट इज इक्वल टू के concentration of H2O2 multiply by concentration of I negative. This will be the rate law equation. अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछ रहा है? राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? What will be the overall order of the reaction? अब आप देखो, ये जो हम लोगों ने अभी आंसर नंबर 1 सॉल्व किया रेट लॉ एक्सप्रेशन, इससे क्लियरली विजिबल है कि यहां पर H2O2 है और यहां पर आयोडीन है, दोनों रिएक्ट करके यहां पर आपको प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं और ये स्लो प्रोसेस हो रही है। और रेट लॉ इक्वेशन में भी दोनों की पावर मुझे 1 दिख रही है, सो 1 + 1 विल बिकम 2। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर ध्यान रखना, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के ऑर्डर नहीं निकाला है, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डेटा से आई है और ये हम लोग इस केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख के जज कर रहे हैं। भाई देखने में तो आप लोगों को यहां पर क्या लग रहा है कि केवल 2 H2O2 के मॉलिक्यूल है, नहीं, हम इसको देख के ऑर्डर थोड़ी निकाल रहे हैं।
क्या मैंने इसकी रेट इक्वेशन ऐसे लिख के दे दी कि आप लोगों को कि भैया इसका रेट हो जाएगा R इज इक्वल टू के H2O2 की पावर में 2? क्या मैंने इस इक्वेशन से रेट निकाला? नहीं, मैंने इस इक्वेशन से रेट नहीं निकाला। मतलब मैंने एक्चुअल बैलेंस केमिकल रिएक्शन को एक्चुअल बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर रेट नहीं निकाला, मैंने उसके मैकेनिज्म की रिएक्शन को देखकर निकाला। और मैकेनिज्म की जो रिएक्शन होती है ये तो एक्सपेरिमेंटल ही आई होगी, और ये एक्सपेरिमेंटल आई है मतलब इसकी और इसकी पावर में 1 है, तो मैं उसको 2 कर सकता हूं। अगला क्या आया? आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो इसने क्वेश्चन सबसे आखिरी में पूछा है वो हमने सबसे पहले ही सॉल्व कर दिया कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन देखो जरा फटाफट से, क्या बोल रहे हैं लोग। ये एक रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका जो N2 है ये रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और आपको 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, और ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है व्हेनेवर अ फ्यूल इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ वेरी हाई टेंपरेचर। ठीक है, 1500 केल्विन पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K की वैल्यू आ रही है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5। नाउ सपोज इन अ केस नाइट्रोजन का इनिशियल अमाउंट आपको 0.80 मोल्स पर लीटर दे रखा है और ऑक्सीजन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.20 दे रखा है। तो अभी इनिशियली शुरुआत में जब केमिकल रिएक्शन हुई भी नहीं है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो 0 रहेगा बिफोर एनी रिएक्शन अकर्स, यानी ये इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है। देखो लिख रहा है ना, बिफोर एनी रिएक्शन अकर्स। नाउ कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आफ्टर मिक्सचर हैज बीन हीटेड एट इतना। ठीक है, अब भैया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा मुझे बताओ। यहां पर हम एक काम करते हैं कि चलो ठीक है, जब रिएक्शन की शुरुआत थी तब तो ये इतना इतना था, लेकिन जब रिएक्शन एक पर्टिकुलर टाइम टी पर पहुंच गई है, जब एक रिएक्शन पर्टिकुलर टाइम टी पर पहुंच गई है, मैं ये मानता हूं कि मेरे नाइट्रोजन की जो इनिशियल क्वांटिटी थी 0.80 उसमें से x मोल्स पर लीटर खत्म हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.20 उसमें से भी x मोल पर लीटर खत्म हो गया। अब नाइट्रोजन का x और ऑक्सीजन का x निकले और आपस में रिएक्ट करें और क्या बनाया? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का x और ऑक्सीजन का x मिलकर बन गया 2x। ये आपके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फाइनल वैल्यू हो गई एट टाइम टी, यानी एट टाइम टी ये इतना बन गया। अब आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन तो पता ही आपको। लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी NO, और NO के ऊपर मुझे 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है। यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट N2 और यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट O2। आपसे यही तो पूछ रहा है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर मिक्सचर हैव बीन हीटेड। यानी हम लोगों को ये एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है, यानी हमको ये पता लगाना है कि जब हमने इस मिक्सचर को 1500 केल्विन पर यानी 1500 केल्विन पर हीट किया तो कितनी मात्रा में ऑक्सीजन, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन खत्म हुआ और कितनी मात्रा में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना, यानी हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर आपको K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5। आपके NO की वैल्यू कितनी है? आपके NO की वैल्यू है 2x और 2x की पावर में 2। अच्छा, आपके N2 की वैल्यू कितनी है? एक काम करूं, मैं गेम खेलूं, मैं क्यों ना इस x को नेग्लेक्ट कर दूं? भाई बहुत छोटी वैल्यू है। हम ये इमेजिन करते हैं दैट लेट दिस x बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू। जिस प्रकार आपके x की लाइफ में आपकी वैल्यू छोटी है, ठीक उसी प्रकार हमारे केमिस्ट्री में भी x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। सो लेट दिस x बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो हम लोग इसको, ये जो नीचे वाला होता है क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर जो भी होता है, इसमें से हम x को रिमूव कर देते हैं। तो यहां पर टेक्निकली मुझे लिखना चाहिए था 0.80 माइनस x और यहां पर मुझे लिखना था 0.20 माइनस x, लेकिन यहां पर मैं दोनों तरफ x को नेग्लेक्ट कर देता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखने लग रहा है। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी भाई? 0.80 और 0.20 विल बी 0.16।
तो मैं इसको उधर मल्टीप्लीकेशन में ले आता हूं, तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.16 इज इक्वल टू 2 टू द 4x स्क्वायर। अब एक काम करो, ये जो डेसिमल है इसको दो डिजिट 1 2 राइट में ले जाओ, तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये 4 से मैं 16 को 4 टाइम्स काट देता हूं, तो इट विल बिकम 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो कि जब आप इसको अंडर रूट करोगे, यानी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी इस चीज को कर सकते हो, जब आप 0.000004 का अंडर रूट करते हो, इसकी वैल्यू आती है 0.00063 समथिंग कुछ इसकी वैल्यू आती है। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 विल बी द वैल्यू ऑफ x। ये आ गया आपका x का वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपको यहां पर क्या करना है, अब आपको यहां पर सिंपल सा एक काम करना है कि आपसे पूछा रिएक्टेंट, तो पहले 0.80 में से x की वैल्यू माइनस कर दो। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, हम 0.80 में से, यार एक काम करते हैं ना, यही वैल्यू लिखते हैं 0.00063। आप इसमें से पहले ये माइनस कर दो, देखो बहुत छोटी वैल्यू निकल कर आई है, आई थिंक 0.7997 कुछ आपका आंसर आना चाहिए इसका, 0.0097 कुछ आपका आंसर इसका आना चाहिए, या 94 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका। ठीक इसी प्रकार अब आपको अगर ऐसा हो तो आप 0.20 में से भी 0.00063 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो 0.00063 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 6 2 12, 1 कैरी 1 0 0 0, तो 0.00126 आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। बस इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ R वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो अब एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, नेचुरल लॉग A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट, ये इक्वेशन बनती है। फिर हम इसका नेचुरल लॉग वगैरह सॉल्व करते हैं, तो वो वैल्यू आ जाती है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, है ना, लॉग बेस 10 A नॉट अपॉन A, इनिशियल अपॉन फाइनल। ये वाला आपका फिर अल्टीमेट फॉर्मूला बन जाता है, यही फॉर्मूला बनता है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अब ये फॉर्मूले से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है, हमको जब कभी भी इस तरीके के प्लॉट या इस तरीके के स्लोप्स या ग्राफ बनाने का फॉर्मूला आता है ना, आई मीन क्वेश्चन आता है ना, तो हमको इस वाला फॉर्मूला याद रखना होता है। अब हम इसको ग्राफ की इक्वेशन में रख देते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहां पर जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहां पर देखिए टाइम आ रहा है x एक्सिस पर, y एक्सिस पर आ रहा है आपका नेचुरल लॉग A। भाई यहां पर नेचुरल लॉग A और कुछ नहीं, तुम्हारा नेचुरल लॉग ऑफ रिएक्टेंट R है, ठीक है। तो ये बढ़िया हो गया, दोनों चीजें सेट हो गई। अब यहां पर आप देखिए आपका ये जो ln A है, ये यहां पर मैं लिखूंगा ln A नॉट, ये आपका C हो गया, और m आपका स्लोप हो गया जो कि माइनस K शो कर रहा है, यानी कि ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, माइनस K, दिस इज योर माइनस K। ये हमने बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव टू डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। क्या होता है हाफ लाइफ, इट इज द टाइम एट विच, इट इज द टाइम एट विच द रिएक्शन इज हाफ कंप्लीट, द रिएक्शन इज हाफ कंप्लीट। जब आपकी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं केमिकल रिएक्शन का। अब जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू A
नॉट माइनस ए अपॉन के। ये आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, वी ऑल नो दैट। अब यहां पर अगर हम लोगों को इसकी हाफ लाइफ निकालनी है तो यहां पर टाइम विल बिकम इक्वल टू टी हाफ, और आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो ए नॉट रहेगा, लेकिन जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी हाफ, ए का मतलब क्या होता है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। जब टी टाइम बीत जाता है तो कितना कॉन्सेंट्रेशन बचता है। तो भाई क्योंकि हम हाफ ऑर्डर रिएक्शन हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ में क्या होगा कि जो तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसका आधा ही बचा होगा। रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई है, रिएक्शन हाफ फिनिश हो गई है, तो जब आपकी केमिकल रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है, मतलब शुरुआत में आपके रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी होगी अब उसका आधा ही बची है, वही तो हाफ लाइफ कहलाती है। तो अब तुम्हारा जो ए है यानी दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, तो अब आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टेक्निकली कितना दिख रहा होगा, ए नॉट बाय 2 यानी इनिशियल का आधा, तो टी विल बिकम टी हाफ ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय के। जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 ए नॉट माइनस ए नॉट बाय के, तो ये बचेगा ए नॉट बाय 2 बाय के, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बचाएगा ए नॉट बाय 2 के। सो देयरफॉर आपका टी हाफ बन जाएगा ए नॉट बाय 2 के, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 के क्या हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी तरीके की। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी आपसे पूछ रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तब हम लोग यहां पर भी समझ लेते हैं कि भाई T इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन A बचेगा वो हो जाएगा इनिशियल का आधा। ये तो आप सब लोग जानते हैं, बस फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए। तो यहां पर 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाय 2। ये 2 को आप ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 ए नॉट, तो ये 2 यहां से कट गया, ये हो गया 2 ए नॉट, और ये ए नॉट से ये ए नॉट कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 2। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है 0.303 या 0.301, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी अपॉन के 0.693 अपॉन के इज द फॉर्मूला फॉर योर टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो बहुत इजीली डिराइव हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको इसके अंदर, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे को केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं क्योंकि 3-4 घिसे पिटे फॉर्मूले हैं और उसी पर घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये बोल रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HCOOH यानी आपका फॉर्मिक एसिड इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद अ रेट कांस्टेंट K की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है 2.4 into 10 to the power -3 at a certain temperature. Calculate how long will it take for 3/4 of the initial quantity to decompose. अच्छा, तो यहां पर हम बोल देते हैं कि हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, लेट से हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A नॉट एंड हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये बोल रहा है कि आपकी केमिकल रिएक्शन 3/4 खत्म हो चुकी है। मतलब मान लो आपके पास में शुरुआत में कोई चीज 100 ग्राम थी, कोई शुरुआत में चीज आपके पास में 100 ग्राम थी, अब वो उसका 3/4 खत्म हो चुकी है, यानी उसका 3/4 कितना होगा, यानी 75 ग्राम खत्म हो चुकी। तो इनिशियल तुम्हारे पास में ये चीज थी 100 ग्राम और अब तुम्हारे पास में से वो 75 ग्राम फिनिश हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी बची, 75 माइनस कर दो ना, 25 ग्राम बची। 25 ग्राम मतलब कितना, 1/4 बचा। भाई अगर मेरे पास में 100 का
मैं 1/4 कर दूं तो 25 ही तो होगा, मतलब 1/4 इज रिमेनिंग, 3/4 इज यूटिलाइज्ड, तो 3/4 खत्म हो गया एंड 1/4 बचा, तो यहां पर मैं बोलूंगा A0/4, यानी 1/4 बचा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 1/4, दिस इज रिमेनिंग। ठीक है, अब आप इसमें आपसे टाइम पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, K इज इक्वल टू 2.303। एक काम करो, T को इधर ले जाओ और K नीचे कर दो, फॉर्मूला तो याद है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसमें T हमको निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो K की वैल्यू में नीचे लिख देता हूं, K की वैल्यू क्या है 2.4 इंटू 10⁻³ log बेस 10 A0 अपॉन A0/4। तो ये 4 जब ऊपर चला जाएगा तो A0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2.303 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻³ log बेस 10 4, 0.6021 ले लो और इसको 2.303 को और ये -3 को ऊपर ले जाओ तो ये +3 हो जाएगा एंड डिवाइड कर दो 2.4 से। तब देखो ये और ये तो ऑलमोस्ट 0.9 बार समथिंग कुछ जाएंगे, और 0.9 का अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई कर दूं कुछ 54 के आसपास आता है, तो हमारा जो आंसर है वो 578 सेकेंड्स के आसपास कुछ आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। दिस शुड बी आवर आंसर। बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके आपके पास में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू इतना से इतना, इट्स रिड्यूस्ड टू, टर्मिनोलॉजी पढ़ो, रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इतना टू इतना, यानी इनिशियली आपके पास में इतना था और फाइनली आपके पास में इतना बचा, यानी यहां पर इनिशियल और फाइनल दोनों वैल्यू दे रखी है। आपको ऐसा नहीं बोला गया है इस वाले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, यानी इनिशियल क्वांटिटी का 3/4 खत्म कर दिया, इनिशियल क्वांटिटी का 3/4 खत्म कर दिया तो 1/4 बचा। ये आपको खुद फाइंड आउट करना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली ये बोल दिया कि इनिशियल इतना था, इतने से हमने उसको इतना कर दिया इन 5 मिनट्स, तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, टाइम उधर होता है, K नीचे होता है, हमने वैल्यू इंटरचेंज कर दी फॉर्मूले में, तो यहां पर मैंने लिख दिया 5 मिनट्स। आप चाहो तो उसको 300 सेकेंड कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप आंसर मिनट में भी निकालोगे तो कोई बुराई बात नहीं है। तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, लॉग बेस 10 3 की वैल्यू क्या होती है देख लेते हैं, 2.303 अपॉन 5 लॉग बेस 10 3 की वैल्यू होती है 0.4771। बस हो गया आपका आंसर। इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे 0.2197 मिनट्स के आसपास कुछ आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, पक्की बात, 100% श्योर। चलो अगला क्वेश्चन, अरे सॉरी इसी के नीचे क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रब कर दूं क्या, जल्दी बोलो, ये रब कर दूं तो मैं आगे बढ़ सकूं। चलो इसको रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K, इन व्हाट टाइम इट विल बी। ओके, तो पहले हम K निकाल लेते हैं। आपका 2.303 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, इसको टाइम लगा 80 मिनट्स कंप्लीट होने में। कितना कंप्लीट, 40% कंप्लीट। तो मुझे बताओ रिएक्शन जब 40% कंप्लीट हो जाएगी तो इनिशियल मात्रा 100 ग्राम होगी। अब रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई है, यानी 40 ग्राम्स कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीट हो गया होगा, तो अब तुम्हारे पास में 60 ग्राम्स कॉन्सेंट्रेशन बचा होगा। तो ये हो गया आपका इनिशियल वैल्यू, ये हो गई आपकी फाइनल वैल्यू। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 60, ये कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो 2.303 अपॉन 80। अब देखो ये एक्चुअली मुझे दिख रहा है लॉग बेस 10 5/3। अब लॉग की प्रॉपर्टी सब जानते हैं कि जब चीजें डिवीजन में होती है
तो हम इसे डिवीजन वाली चीज को हम ऐसा लिखते हैं log 5 माइनस log 3। आप डिवीजन वाली चीजों को ऐसा लिख सकते हो, ये log की प्रॉपर्टी होती है। देखो क्वेश्चन में log 5 की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में log 5 की वैल्यू दे रखी है 0.6771 और log 3 की वैल्यू दे रखी है 0.4771। अरे वाह, तो 0.2 वैल्यू आ गई, डायरेक्टली 0.2 वैल्यू आ गई। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2.303 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 0.2। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? आई थिंक आपको इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0.006 मिनट्स के आसपास कुछ इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आनी चाहिए। 400 हो गया और 4 6 24 है ना। देखो ये 4 है और ये 23, तो 4 6 24 को तो 0.0063 के आसपास कुछ आप इसकी वैल्यू मान लो। अब आपको के की वैल्यू मिल गई, तो अब आपको निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द रिएक्शन 90%। बोल रहा ना क्वेश्चन में कि अब रिएक्शन 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगाएगी, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। वही आ जाएगा फॉर्मूला 2.303 अपॉन के की वैल्यू आपको यहां से मिल गई। एक काम करूं 1 2 3, तो इसको लिख दू 6.3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 डेसिमल उधर गया तो 10 टू द पावर -3 लॉग बेस 10। इनिशियल क्वांटिटी 100, फाइनल क्वांटिटी 90% कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी रिएक्शन अब 90% कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास में केवल और केवल 10 ग्राम ही कॉन्सेंट्रेशन बचेगा कंपाउंड का। तो हो जाएगा 10, ये 10 टाइम्स डिवाइड हो गया। लॉग बेस 10 की वैल्यू तो होती है 1, तो 2.303 इंटू 10 टू द पावर 3, ये मैं ऊपर ले गया, ये बच्चा 6.3 इंटू 1। अब 6 4 24 के आसपास कुछ जाता है। 6 4 24, देखो 6 4 24, ये थोड़ा छोटा है तो कुछ 390 ले लें अप्रोक्सीमेटली, तो आपका आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 390 मिनट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आपदा विपदा परिस्थिति कुछ ऐसी हो रही हो जो आपको गड़बड़त में दे रही हो? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो कितने मार्क्स का था ये? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हमको। अब बोला था डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो आपको यहां पर टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है A0 माइनस A अपॉन के, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। अब आपके पास में यहां पर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम इतना टू इतना, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.064 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -3। बस करना क्या है, करना क्या है, हो गया। तो ये कुछ बचेगा 0.036 इंटू 10 टू द पावर +3 ऊपर ले गया, 4 ये हो गया, तो ये होगा 0.009 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। 9 सेकेंड्स इज योर आंसर, क्योंकि वहां पर यूनिट जो है ये मोल्स पर सेकेंड दे रखी है, इसलिए आपका आंसर भी जो है वो सेकेंड्स में आना चाहिए। समझ गए प्यारे गुलजारी लाल्स? एनी प्रॉब्लम गुलजारीस? एक बार फिर अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन मुझे एक्टिवेशन एनर्जी से पूछा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसे थ्योरेटिकली यही सॉल्व कर दूंगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। अब हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास में किस तरीके का ग्राफ होता है, जिसमें ये वाला पॉइंट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट होता है, ये आपके रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, ये आपके प्रोडक्ट की एनर्जी होती है और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब यहां पर क्या होता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स को अपनी एनर्जी बढ़ानी होती है। रिएक्टेंट्स को अपनी एनर्जी बढ़ाकर ये थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंचना पड़ता है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब वो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर लेता है तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है और फिर एनर्जी यहां से रिलीज करके एक स्टेबल पॉइंट पर पहुंच जाता है।
अब अगर मान लीजिए आपके केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तो केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और जब वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचेंगे उतना टाइम जब वो कंज्यूम करेंगे उसके बाद ही वो रिएक्शन कंप्लीट होकर प्रोडक्ट बनाएगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। लो एक्टिवेशन एनर्जी को हम जल्दी रीच कर लेते हैं, लो एक्टिवेशन एनर्जी को हम जल्दी अप्रोच कर लेते हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी तक, तो जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो यहां पर कैटलिस्ट क्या काम करता है, तो यहां पर कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। और बेटा गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है मतलब अपने आप हो रही है, अपने हो रही है, अपने आप हो रही है। तो कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को ना तो स्टॉप करता है ना तो स्टार्ट करता है, वो तो केवल रेट को बढ़ाने का काम करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। इसलिए गिब्स एनर्जी पर आपके कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गिब्स एनर्जी बताती है कि रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट होगी या खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होगी, आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता कि वो रिएक्शन को स्टार्ट करे या वो रिएक्शन को खत्म करे। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? चलो गाइस, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2023 का है। क्या बोल रहे लाइव वीडियो लोग हमको, ये जरा देखते हैं हमको क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। In some cases, it is found that a large number of colloiding molecule have energy more than threshold energy. Guys, हम लोगों ने Arrhenius equation में पढ़ा था कि अगर आपके molecules threshold energy को अचीव कर लेते हैं, मतलब कि उनके पास में एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है, तो वो रिएक्टेंट अब एक दूसरे के साथ कोलॉइड करके प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर ये बोल रहा है येट द रेट ऑफ रिएक्शन इन स्लो, लेकिन उसके बावजूद भी केमिकल रिएक्शन का रेट स्लो क्यों है? ये पहली बात तो इन सम केसेस होता है, हर जगह पर नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में हो रहा है। मतलब क्यों हो रहा है? तो देखो गाइस, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट एक चीज पर और डिपेंड करता है, वो होता है उसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बैरियर को कुछ मॉलिक्यूल्स ओवरकम नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दूं, आप लोगों ने हेलो अल्केन हेलो अरीन में पढ़ा होगा। आपके पास में ये कार्बन है और यहां पर एक लेट से हेलोजन अटैच्ड है। अब ये हेलोजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। मान लो सामने से एक OH नेगेटिव नाम का न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब क्या होगा, अगर ये हेलोजन इधर से सीधा आएगा और अगर ये OH इधर से सीधा आएगा और दोनों एक दूसरे के साथ में हेड ऑन कोलिजन कर लेंगे, तो भाई साहब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहां पर रिएक्शन ना होते हुए ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे एंड यू विल नॉट गेट द प्रोडक्ट। इसीलिए केमिकल रिएक्शन के अंदर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी तो है, ये दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, पूरी स्पीड से कोलॉइड कर रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन बैरियर है। ठीक है, तो इस आंसर इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन बैरियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का है। यू हैव टू ड्रॉ द प्लॉट इन बिटवीन नेचुरल लॉग के वर्सेस 1 बाय टाइम। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर पता है मुझे क्या बोले थे, 2019 का मुझे याद है क्योंकि उस समय हमारा ऑफलाइन भी प्लेटफॉर्म चलता था। तो उस समय मुझे कुछ बच्चे बोले थे कि सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ में बैठ ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला अबे बांगड़ू, तुझे किसने बोला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? भाई ये आर्हेनियस इक्वेशन है, K इज इक्वल टू AE की पावर में माइनस EA अपॉन RT। ये आर्हेनियस इक्वेशन का रहेगा। जब आप इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम ln K, ये पावर वाला नीचे उतर के आ जाएगा माइनस EA अपॉन RT और यहां आ जाएगा नेचुरल लॉग A। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये चीज आपके क्लियर पड़ी, फल्ले पड़ी कि मैंने क्या बोला? हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर प्लस लगाना भूल गया। हाँ ठीक है, अब यहां पर क्या करो, अब आप यहां पर वो इक्वेशन रख दो। यहां पर y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहां पर आप देखिए आपका y एक्सिस पर कौन आ गया? ln k, जो आपसे ये कह रहा है।
आपके एक्स एक्सिस पर कौन आ गया 1/t, 1/t आपका यहां पर ये जो है c, ये यहां पर आ गया ln a के फॉर्मेट में, और आपका जो स्लोप है दैट विल बी -EA/r, -EA/r, एंड यू विल गेट अ नेगेटिव स्लोप, यानी ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनता हुआ दिखेगा। हाँ, इंटरसेप्ट पॉइंट c को क्या बोलते हैं, c इज योर इंटरसेप्ट, दैट इज योर इंटरसेप्शन का पॉइंट। तो ये आपका इंटरसेप्शन वाला पॉइंट हो गया, ये आपका ग्राफ बन गया। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख लो इसको, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यू गाइस कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ओके 2014 2013 दो क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे सामने, देखते हैं इनको। पहला वाला क्या बोल रहा है, व्हाट डज अ चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। हम लोग सब जानते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स डबल कब, when temperature is increased 10 डिग्री सेल्सियस। जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 केल्विन यानी 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देंगे तो उसकी केमिकल रिएक्शन का रेट जो होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। भाई इसको क्वांटिटेटिवली आप आर्हेनियस इक्वेशन से बता सकते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन इसी के ऊपर तो बेस्ड थी। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर में -EA/RT। हो गया, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देख लो इसको। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम इसे मिटाना पड़ेगा हमें, और थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पहले जरा इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की तकलीफ मुझे नहीं चाहिए। चलें आगे बढ़ें। चलो भाई साहब, अब इसको रब करते हैं, और ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो डायग्राम यहां पर आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। याद करो, यहां पर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लेते थे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, याद आया? वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला कर्व है ये, और दूसरे साइड पर हम लोग क्या लेते थे, एनर्जी, यानी ये एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का कर्व है। रिएक्शन वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखना है तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, प्रोसीड्स अ रिएक्शन, यानी आपकी एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। ठीक है, या प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन लिख सकते हो आप। प्रोसीड नहीं लिखना चाहो तो आप प्रोग्रेस भी लिख सकते हो, यानी आपकी केमिकल रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही है, यानी वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब आप लोग सब जानते हैं कि इनिशियली यहां पर आपका ये जो एनर्जी पॉइंट है ये आपके रिएक्टेंट्स का है, देन आपका कर्व ऊपर चढ़ता है, देन ऊपर चढ़ने के बाद इस तरीके से नीचे आ जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम यहां पर इसे लिखते हैं। ये जो है व्हाट इज दिस, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये आपके रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर देखते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है आप उसे डेल्टा एच से लिखेंगे। व्हाट इज डेल्टा एच, व्हाट इज डेल्टा एच, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज, it is the difference between the energies of product and reactant, of product and reactant। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? देखो, अगर आपके एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो आपका डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आता है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है, क्योंकि रिएक्टेंट के पास में जो एनर्जी हुआ करती थी अब आपके प्रोडक्ट के पास में उतनी एनर्जी भी नहीं है और एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो रिएक्टेंट के मुकाबले अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर आपके रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, सॉरी, अगर आपके प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो आपका डेल्टा एच
पॉजिटिव आ जाएगा एंड रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएगी। ये एक बार जरा देख लो, ठीक है, कोई परेशानी। अब यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व करें, अब यहां पर अब आप एक बात ऑब्जर्व करें कि हमें यहां पर क्या करना है। देखिए अब हम लोग यहां पर सिंपल सा गेम लेंगे कि आपका जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, आपका जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट की एनर्जी से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपने जो एनर्जी ली है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपका एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट आ गया। इस थ्रेशहोल्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके रिएक्टेंट को हमने इतनी एनर्जी अचीव करवा ली तो अब वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट पर पहुंच गया है और अब आपके रिएक्टेंट यहां से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट का कन्वर्जन यहां से स्टार्ट हो गया है। क्या ये चीज क्लियर हुई? और क्योंकि प्रोडक्ट बन चुका है, वो सब अब जो नया सब्सटेंस बना है भाई वो तो स्टेबल होगा, तो वो एनर्जी छोड़ के अपने आप को लीस्ट एनर्जी फॉर्म में ले आएगा। सो दिस एरो इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि आपके यहां वाले पॉइंट से, यानी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और गाइज यहां पर एक चीज और होती है दैट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। एक पॉइंट हम लोग और लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। नाउ व्हाट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज द एक्टिवेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच। यानी कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी अगर आप लोगों को पता लगानी है तो ये वाले पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक, दिस इज योर थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये हो गई आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं टीई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस ग्राफ के बेसिस पर सब कुछ बता सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी, इन दोनों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इस ग्राफ की वजह से। यहां पर आपसे केवल एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू रीच द थ्रेशहोल्ड पॉइंट सो दैट द रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ताकि आपकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। It is the energy required to start the chemical reaction. It is the energy required to convert reactant into products. ठीक है, चलिए ग्रेट। हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा हम लोगों को। ये देखिए कैसा करेंगे इसको। अब ये क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको ध्यान से देखिए एक बार फटाफट से। ऑन चल। तो अब यहां पर आपको देखो ये बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी जो आपका नया रेट है वो 4 टाइम्स बढ़ गया आपके इनिशियल रेट के। तो मैंने इनिशियल रेट K1 माना, K1 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो K2 आ गया। अब ये कब हो रहा है? जब आपका टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर था आपका T1 वो 293 केल्विन्स था, जिसको हमने बढ़ाकर अब 313 केल्विन्स कर दिया है। तो इस कंडीशन में यू हैव टू फाइंड EA, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी। तो गाइस इसका फॉर्मूला लगा दो जरा, वही घिसा पिटा फॉर्मूला, log बेस 10 K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। यहां पर खोके में आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। अब यहां पर आप देखिए आपके K2 की वैल्यू को क्या मैं 4K1 लिख दूं? तो ये मैंने लिख दिया 4K1 डिवाइडेड बाय K1। EA की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है 2.303 से R इज 8 देखो क्वेश्चन में R की वैल्यू गलत दे दी है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे बेटा जब क्वेश्चन में वैल्यू गलत दे रहा है तो। 8.314 मल्टीप्लाई बाय T2 क्या है, T2 इज 313 माइनस T1 क्या है इज 293 डिवाइडेड बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 313। अब देखो ये और ये कट गया तो log बेस 10 4 की वैल्यू क्या आ गई 0.6021 इज इक्वल टू EA मल्टीप्लाई बाय ये और ये माइनस होके हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 313। जब आप EA की वैल्यू निकालेंगे तो ये सब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6021 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 313 डिवाइडेड बाय
20 डिवाइडेड बाय 20। पॉइंट क्लियर हुआ? आपका आंसर आ जाएगा 52863.3। 52863.3 जूल्स पर मोल, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा स्पीड में, ठीक है? बस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इन्होंने आपको यहां पर K1 K2 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी है, इन्होंने बोला है K1 K2 की वैल्यू भी सालो तुम ही निकालो। चलो निकालते हैं, क्या करें भैया। ये बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो जाती है। 50% मतलब हाफ लाइफ। तो आप सभी लोग जानते हैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो हम K1 निकालते हैं, यानी जब केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 300 केल्विन रहा होगा तब आपकी केमिकल रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट्स का टाइम लगा होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.017 पर मिनट। फिर जब आपने केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर 320 केल्विन कर दिया तो अब आपका टेम्परेचर 20 केल्विन बढ़ जाने की वजह से केमिकल रिएक्शन केवल 20 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गई। तो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो गई मतलब ये 0.034 पर मिनट आपको इसका आंसर मिला। अब आप यहां पर आपका बेसिक फॉर्मूला लगा दो क्योंकि आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो ये हो जाएगा log बेस 10 0.034 डिवाइडेड बाय 0.017 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314। बड़े खोखे के अंदर आपका टेम्परेचर T2 इज 320 केल्विन माइनस 300 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 320। तो ये कट गया इससे 2 टाइम्स। तो log बेस 10 2 की वैल्यू हो गई 0.3010 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 320 और ऊपर बच जाएगा केवल 20 क्योंकि ये माइनस हो गया। अब जब आप EA की वैल्यू निकालेंगे तो ये सब उधर मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा। 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 320 डिवाइडेड बाय 20। तो फाइनली आपको यहां पर क्या आंसर मिल रहा होगा, जरा कैलकुलेशन करने का टाइम दो। 27663, यस 27663.8 जूल पर मोल विल बी योर आंसर। बढ़िया, एकदम धांसू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है गाइस हमको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम सब लोग ध्यान से पढ़ें। ओके, आपको केमिकल रिएक्शन का रेट दे रखा है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर में 1 और बी की पावर में 2। अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा। तो हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। इमेजिन करो अभी आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 है और अभी आपके बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 1 है। तो यहां पर क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए का 1 और ये 1 की पावर में 2 यानी के। यहां पर आपका रेट हो गया के। अब आपने क्या किया, ए के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं करा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि ए को भी आपने कुछ छेड़छाड़ करी हो, लेकिन बी का आपने क्या किया, मात्रा 2 गुनी कर दी। तो अब क्या होगा, अब आपने निकालना है रेट। तो रेट इज इक्वल टू के। ए का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 है लेकिन बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 है। सो 2 2 जा 4। तो यहां पर आपका जो रेट है इट विल बिकम 4k यानी 4 टाइम्स। सो देयरफॉर आपके पहले वाले का आंसर क्या होगा, पहले वाले का आंसर होगा कि अगर आप बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देंगे तो आपकी केमिकल रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इफ व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ ए is present in large quantity? Guys, a pseudo first order reaction. What is pseudo first order reaction? रिएक्शन होती एक्चुअली बायमॉलिक्यूलर होती है,
रिएक्शन होती एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन दो रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट की मात्रा एक्सेस में हो जाने की वजह से हम उसे इग्नोर कर देते हैं और उसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलने लग जाते हैं। तो यहां पर भी वही कंडीशन क्रिएट कर दी गई है कि आपका ये जो फर्स्ट वाला यानी ए का रिएक्टेंट है ये एक्सेस में हो गया। तो यहां पर अब आपका जो रेट है वो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के, ए एक्सेस में है और बी की पावर में 2। अब क्योंकि ए एक्सेस में है हम इसे इग्नोर मारेंगे, सो अब ये केवल दिखने लगेगा मुझे b की पावर में 2 और यहां पर k मल्टीप्लाई बाय a को मैं एक नया कांस्टेंट नाम दूंगा k डैश, तो लिखूंगा k डैश 2। सो देयरफॉर आपकी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या दिखने लग रहा है मुझे, केवल 2। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, रिएक्शन का ऑर्डर यहां पर हो जाएगा 2। समझ में आ गई बात? चलो जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए इतना लिखने के बाद लास्ट क्वेश्चन करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। खैर अब ये रिएक्शन मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं चाहूंगा कि यार ये क्वेश्चन खुद से करके देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। कितनी बार करें हम ये क्वेश्चन, आप मुझे बताओ हम ये क्वेश्चन कितनी बार करें। यहां पर आपको क्या दे रखा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 मिनट में आधी कंप्लीट हो जाती है। तो यहां से k निकाल लूं 0.693 अपॉन 30, वैल्यू आ जाएगी 0.023 पर मिनट। कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट मैंने हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाया। अब रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, अब देखो 90% कंप्लीट हो रही है, 90% कंप्लीट हो गई। तो यहां पर मैंने बोला कि मुझे के टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू क्या है 0.023 लॉग बेस 10। क्या मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मान लूं और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई है तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बचा 10। ठीक है, तो ये इससे कट गया 10 टाइम्स चला गया, लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1। अब इसको जब आप इससे करेंगे डिवाइड तो लगभग आपको वैल्यू मिलेगी 100। हो गया आपका टाइम, दैट विल बी 100 मिनट। ठीक है, चलेगा। तो विद दिस हमारे केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज होते हैं कंप्लीट। अब मिलता हूं आपसे अगले पीवाईक्यू लेक्चर में। अब आप मुझे कमेंट में एक काम करके लिख के बता दो कि भाई इनऑर्गेनिक के सर शुरू करो या ऑर्गेनिक के, जैसा बोलोगे वैसे पीवाईक्यू शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से अब ऑर्गेनिक के शुरू करने चाहिए। तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू एंड कीप रॉकिंग।